हम लोग देखने जा रहे हैं ES6, है ना। और ES6 को मॉडर्न जावा स्क्रिप्ट भी बोला जाता है। ठीक है, तो पहले हम ये देखेंगे कि ES6 की जरूरत क्या है ना। अगर हम लोग नॉर्मल जावा स्क्रिप्ट देखते हैं उसमें और ES6 में क्या फर्क है, तो एक क्वेश्चन ये भी दिमाग में उठता है कि ये ES6 क्या है, मतलब ये पूरा कंसेप्ट क्या है और ये जावा स्क्रिप्ट के साथ इसका क्या रिलेशन है। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट के साथ इसका क्या रिलेशन है और ये क्या है, ये दो बात अक्सर दिमाग में आती है जब भी बात ES6 की आती है। तो ठीक है, ये बात तो बिल्कुल प्रूफ है कि जावा स्क्रिप्ट आज की लैंग्वेज है। मतलब आज जितने भी कंप्यूटर साइंस का जो है काम, या जो भी इंडस्ट्री बोले, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो, ES6 जावा स्क्रिप्ट का रोल कहीं ना कहीं है। चाहे वो क्लाइंट साइड पे हो, चाहे आजकल सर्वर साइड पे भी जावा स्क्रिप्ट चल रही है। मतलब आप केवल जावा स्क्रिप्ट का यूज करके अपनी एप्लीकेशन बना सकते हो, एज ए फ्रंट एंड भी और एज ए बैक एंड भी। ये बात सही है। और जावा स्क्रिप्ट के बहुत सारे फ्रेमवर्क मार्केट में आ गए हैं, रिएक्ट, एंगुलर, नोड, राइट। तो जावा स्क्रिप्ट के ये फ्रेमवर्क भी आ गए हैं। और दूसरी बात यह है कि जावा स्क्रिप्ट पे आज काम है, मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं जो जावा स्क्रिप्ट पे काम कर रही है। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट के साथ ES6 का क्या रिलेशन है। और ES6 जो आया था वो 2015 में आया था, राइट। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि 2015 में अगर कोई चीज आई है तो वो मॉडर्न जावा स्क्रिप्ट कैसे हो गई। इस बात को तो 5 साल हो गए, राइट। तो ये मॉडर्न जावा स्क्रिप्ट कैसे हो गई, अगर कोई चीज 2015 में आई है तो फिर वो आज भी मॉडर्न कैसे क्यों है, मतलब क्या है वो, राइट। तो सबसे पहले हम लोग ES6 की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे कि जावा स्क्रिप्ट के लिए जावा स्क्रिप्ट के साथ इसका क्या रिलेशन है ना। तो ES6 एक स्टैंडर्ड है। ठीक है, आज आपने भी ये चीज एक्सपीरियंस की होगी कि IT इंडस्ट्री में हर दिन कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, हर दिन नई टेक्नोलॉजी आ रही है, हर साल नए नए लॉन्चेस आ रहे हैं, हर साल लैंग्वेज के नए वर्जन आ रहे हैं, हर साल टेक्नोलॉजी में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आ रहा है। ठीक है, अब जावा स्क्रिप्ट चूंकि एक ऐसी लैंग्वेज है जो क्लाइंट साइड पे भी वर्क करती है और सर्वर साइड पे भी वर्क करती है। ठीक है, तो जैसे आप क्लाइंट साइड की बात करें तो गूगल क्रोम आप यूज कर रहे हैं, है ना। गूगल क्रोम क्या करता है, जावा स्क्रिप्ट का इंजन उसके अंदर होता है, और वो क्लाइंट साइड के जो ऑपरेशन होते हैं, क्लाइंट साइड पे जितनी जावा स्क्रिप्ट यूज होती है, वो आपका गूगल क्रोम उस जावा स्क्रिप्ट इंजन के माध्यम से सपोर्ट करता है और क्लाइंट साइड पे वो एप्लीकेशन वर्क करती है। ठीक है, यही होता है। तो ES6 में चेंजेस हुए, ES1, ES2, ES3, ES4, ES5, ES6, 7, 8, 9 आते गए ये सब चीजें। लेकिन ES6 जनरली पॉपुलर नाम है इंडस्ट्री में, और वो इसलिए है क्योंकि इसका पूरा नाम एक्मा स्क्रिप्ट 6 है। और ये संस्था ने क्या किया है कि कुछ स्टैंडर्ड डिसाइड किए हैं, है ना। क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल रही है। अभी आपके सिस्टम पे कुछ और गूगल क्रोम है, किसी दूसरे के सिस्टम पे कुछ और गूगल क्रोम है, तो कुछ चीजें आपके सिस्टम पे चलेगी लेकिन उनके सिस्टम पे नहीं चलेगी। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड बनाए गए, है ना। और उस स्टैंडर्ड को नाम दिया गया ES6, राइट। तो जितनी भी वेब ब्राउजर बनाने वाली कंपनियां हैं और जितनी भी जावास्क्रिप्ट के इंजन बनाने वाली कंपनियां हैं, वो इस ES6 स्टैंडर्ड को फॉलो करती है। और ES6 स्टैंडर्ड को वो फॉलो करती है, इसीलिए वो एप्लीकेशन हर जगह हर ब्राउजर पे प्रॉपर वर्क करती है, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड है, वो एक सिस्टम है जिसके थ्रू वो चीज चल रही है, इसलिए वो हर जगह प्रॉपर वर्क करेगी। तो ES6 का जो रोल है वो ये है कि ये एक स्टैंडर्ड है, और जितने भी जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क है, जैसे मान लो एंगुलर एक फ्रेमवर्क है, या रिएक्ट जेएस का भी हम लोग यूज करते हैं, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। तो ES6 हो गई है या जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क हो गया है, तो जितने भी फ्रेमवर्क है वो भी इस कंसेप्ट को फॉलो करते हैं।
इसलिए अगर आपको एंगुलर सीखना है या आपको रिएक्ट जेएस सीखनी है तो आपको ES6 के स्टैंडर्ड का पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो इस स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे। आप अपनी एप्लीकेशन जो बनाने जा रहे हैं और वो एप्लीकेशन जो स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है वो स्टैंडर्ड ES6 का स्टैंडर्ड कहा जाता है। ठीक है, अगर आप उस स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करेंगे तो आप इन फ्रेमवर्क में काम नहीं कर पाएंगे, और अगर आप इन फ्रेमवर्क में काम नहीं कर पाएंगे तो जो आपकी एप्लीकेशन है वो इतनी स्मार्टली काम नहीं करेगी जो आज की रिक्वायरमेंट है। तो ये बात कंफर्म हो गई कि ES6 जो है वो एक स्टैंडर्ड है और इस स्टैंडर्ड को रिएक्ट के फ्रेमवर्क फॉलो करते हैं, और अगर हमको इन फ्रेमवर्क को सीखना है तो हमको इस स्टैंडर्ड को सीखना पड़ेगा। ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट के साथ इसका क्या रिलेशन है? तो जावास्क्रिप्ट के साथ इसका रिलेशन ये है कि अगर आप जावास्क्रिप्ट का यूज करके आप इस स्टैंडर्ड को फॉलो करके जावास्क्रिप्ट में कोई एप्लीकेशन बनाएंगे तो आपको हर जगह वो ब्राउजर की कंपैटिबिलिटी मिलेगी, हर जगह आपका ब्राउजर उस स्टैंडर्ड को फॉलो करेगा और आपकी एप्लीकेशन सही से वर्क करेगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आता है कि मॉडर्न जावास्क्रिप्ट कैसे हुई है? ठीक है, तो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट ऐसे हो गया ES6 क्योंकि ES6 1 2 3 जितने भी ES है उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस हुए हैं। तो ये एक डिसीजन हुआ, जितने भी लोग इसमें काम कर रहे थे उन्होंने एक डिसीजन लिया कि ES6 को एज अ स्टैंडर्ड रखा जाए, क्योंकि ES7 भी है, ES8 भी है, लेकिन ES6 ऐसी स्टैंडर्ड है जो हर ब्राउजर पे मिलेगा, आपको हर जगह मिलेगा। तो जो एक स्टैंडर्डाइज पैरामीटर है वो ES6 के साथ फिक्स्ड है, और जितनी भी ब्राउजर बनाने वाली कंपनियां हैं वो इस स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है, इसलिए हम लोग इसको मॉडर्न जावास्क्रिप्ट भी बोलते हैं। यही कारण है कि ES6 को मॉडर्न जावास्क्रिप्ट भी बोला गया, जो कि 2015 में बनी थी, लेकिन आज भी मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के नाम से वो मार्केट में फेमस है। तो ये रीजन है। अभी कुछ कंसेप्ट है ES6 के जो हम लोग रिएक्ट में यूज करेंगे, इसलिए हमारा ये ऑब्जेक्ट था कि हम लोग ES6 के ऊपर भी ये सीरीज करें। ठीक है, तो अभी ES6 में हम 8 से 10 वीडियो है और कुछ अच्छे कंसेप्ट है ES6 के जो हम लोग आगे चल के रिएक्ट में यूज करेंगे, इसलिए इसका ये हम लोग बेसिक सीरीज जो है ES6 पे स्टार्ट कर रहे हैं।